हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि हीट वेव क्या है, वह कैसे उत्पन्न होता है और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। तो इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज मुझे इस टॉपिक को लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले अप्रैल माह में और मई महीने में हिंदुस्तान के अधिकांश भागों में हीट वेव चल रहा है, मतलब सख्त गर्मी चल रहा है। मतलब जहां नॉर्मल टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे 4-5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है और कहीं कहीं तो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये ऐसी स्थिति को हीट वेव कहते हैं। और ख़ास करके जो वेस्ट बंगाल का जो गंगेटिक प्लेन का इलाका है, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, रायलसीमा जो आंध्र प्रदेश से पड़ता है, इन सारे इलाकों में हीट वेव का ज़बरदस्त प्रभाव हो रहा है। जब बढ़े हुए टेम्परेचर 2 या 2 से अधिक दिनों तक कायम रहता है तो उसे हीट वेव कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम बाद में बताएंगे आपको। लेकिन यह केवल हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देखा गया है कि बांग्लादेश में अभी टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस हो गया और जिसके कारण से स्कूलों को बंद करना पड़ा। म्यांमार में, थाईलैंड में, वियतनाम में, फिलीपींस में, इन सारे देशों में टेम्परेचर नॉर्मल से 4-5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कहीं कहीं तो 7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो गया है, जिसके कारण से जो आम जो जिंदगी है, जो नॉर्मल जो लाइफ है, वो पूरी तरह से डिसरप्टेड हो गया है और लोग अपना रोजमर्रा का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, हीट वेव या सख्त गर्मी किसको कहते हैं? तो प्लेन एरिया में जहां पर कि टेम्परेचर नॉर्मल सिचुएशन में 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, कोस्टल एरिया में 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और हिली एरियाज में, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर इस टेम्परेचर में 4.5 डिग्री बढ़ोतरी होती है तो उसे हीट वेव कहा जाता है और अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है तो उसे सीवियर, मतलब बहुत ज़्यादा हीट वेव कहा जाता है और जिसे बहुत ज़्यादा जान माल के नुकसान होने की संभावना होती है। दोस्तों, अगर किसी भी क्षेत्र का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर चला जाता है तो उसे हीट वेव कहा जाता है और इसके लिए जरूरी है कि जो बढ़ा हुआ जो तापमान है वो 2 या 3 दिन तक लगातार मौजूद रहे, तो ऐसी स्थिति को हीट वेव कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ प्रश्न उठता है कि हीट वेव में और लू में क्या अंतर है। जैसे कि आप जानते होंगे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मतलब उत्तर पश्चिम भारत में, खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी के महीने में, समर सीजन में लू चलता है और इसकी उत्पत्ति होती है थार डेजर्ट से और पश्चिम से पूरब की तरह यह हवा चलती है जिसको पछुआ हवा कहते हैं और तेजी से हवा, बहुत ताकतवर हवा चलती है और जिसमें टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री या उसके ऊपर भी जा सकता है और जिसे हीट स्ट्रोक लगने का खतरा रहता है। यह लू हवा पूरी तरह से ड्राई होता है, बहुत तेजी से चलता है, जबकि हीट वेव में विंड का अभाव होता है, मतलब विंड स्टेगनेंट होता है, अस्थिर होता है, हवा नहीं बहती है। लू में मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, ये एक सूखी हवा होती है। जैसे कि यूरोप में फोन है जो आल्प्स के पहाड़ पर बहती है और उसी तरह से चिनूक जो नॉर्थ अमेरिका में बहती है। ये दोनों जो हवाएं हैं वह लोकल हवाएं हैं और उसी तरह से लू हमारे हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का लोकल हवा है। लेकिन हीट वेव में मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है यदि इलाका समुद्र के आसपास हो या कोस्टल कंट्रीज हो। जैसे कि मान लीजिए ऐसा कंट्री जहां पर जो अधिकांश हिस्सा जिसका समुद्र से घिरा हुआ रहता है, या जो कोस्टल एरिया है, समुद्री क्षेत्र से लगा हुआ प्रदेश है, जैसे वेस्ट बंगाल का गंगेटिक एरिया या उड़ीसा का तटवर्तीय क्षेत्र या आंध्र प्रदेश का तटवर्तीय क्षेत्र या तमिलनाडु का कोस्टल एरिया। तो इन सब जगहों में हीट वेव में नमी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा रह सकती है और इससे सफोकेशन होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लू में टेम्परेचर
45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री या उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जब हीट वेव को हम मापते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के नॉर्मल टेम्परेचर से मापते हैं, जिसमें कि अगर मान लीजिए पिछले 2-3 साल में किसी इलाके का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और उसमें अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है या 6.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है तो उसे हीट वेव या सीवियर हीट वेव कहा जाता है। लेकिन ये हीट वेव में जो विंड है, जो हवा जो है वो स्टेगनेंट रहता है, अस्थिर रहता है, जबकि लू में हवा तेजी से और बहुत भयानक गति से चलती है। दोस्तों, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक त्रासदी हो गई है कि पिछले कुछ सालों से जो हीट वेव के दिनों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और खास करके इससे झारखंड, पंजाब और अन्य इलाके प्रभावित हो रहे हैं, जहां पर 10-20 साल पहले हीट वेव की संख्या 2 या 3 हुआ करती थी। अब हीट वेव की संख्या 24-24 दिन तक होती है। दोस्तों, हीट वेव का निर्माण कैसे होता है? जब 3000 मीटर से लेकर 7600 मीटर के बीच में वायुमंडल में दबाव का क्षेत्र मतलब प्रेशर बिल्टअप होता है और इस प्रेशर के कारण से जो नीचे की जो सतह की हवा है वो ऊपर नहीं जा पाती है और वो प्रेशर हवा को नीचे की तरफ ढकेलती है और जिसके कारण से क्लाउड का मतलब बादल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, दूसरे वेदर सिस्टम उसमें इंटर नहीं कर पाते हैं, विंड मतलब हवा नहीं जा पाती है। तो वो जो एरिया होता है वो एक हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है और जो सतह की हवा है वो ऊपर उठ नहीं पाता है, जिसके कारण से हीट वेव का निर्माण होता है। दूसरा कारण है लार्ज स्केल वेदर पैटर्न। जब किसी क्षेत्र विशेष में हवा का दबाव बाहर की हवाओं के कारण होता है या जो वैश्विक हवा है उससे जो क्षेत्रीय जो लोकल हवा है वो प्रभावित होता है, वेदर कंडीशन प्रभावित होता है और जिसके कारण से वहाँ का एरिया काफ़ी गर्म हो जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र का जो हवा है या वेदर कंडीशन है वो पूरी तरह से ग्लोबल वेदर कंडीशन से प्रभावित हो जाता है और जिसके कारण से हीट वेव का निर्माण होता है। तो जब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एयर मास का प्रवाह होता है तो इस कारण से जो उस एरिया का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाता है और जिसको हीट वेव की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, बहुत सारे विद्वानों का यह मत है कि जो राइजिंग टेम्परेचर, जो हमारे वायुमंडल में जो टेम्परेचर मतलब तापमान बढ़ रहा है, खास करके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से, उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं और उसका प्रभाव हीट वेव के उत्पत्ति से होता है। तो जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के कारण से जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं उसके कारण से हीट वेव की उत्पत्ति हो रही है और इसी कारण से हिंदुस्तान और अन्य देशों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे विद्वानों का यह राय है कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन में जो तापमान बढ़ गया है उसका प्रभाव साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर पड़ रहा और इसके कारण से हीट वेव का निर्माण हो रहा है। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि यह समय ला नीना और एल नीनो के ट्रांजिशन का फेज है, जिसके कारण से साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर हीट वेव का जबरदस्त प्रभाव हो रहा है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हीट वेव के कारण क्या परिणाम होते हैं। तो जैसे कि अभी देखा गया है कि पिछले 20 साल का जब तुलना किया गया है तो पता लगा है कि 2014-15 में हीट वेव के कारण हिंदुस्तान में करीब 6500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और अगर उसको तुलनात्मक ढंग से देखें तो 2001-2002 से यह 3 गुना ज़्यादा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हीट वेव के कारण मृत्यु की संख्या प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ती जा रही है। हीट वेव के कारण क्या क्या परिणाम होते हैं, तो सबसे पहला परिणाम यह कि हीट स्ट्रोक, और हीट स्ट्रोक में जो किसी व्यक्ति का जो बॉडी का जो थर्मोस्टेट है, मतलब जो ब्रेन में जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का सिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और एकाएक उसके बॉडी का टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है और जिसके कारण से
अगर समय पर उसका उपचार नहीं कराया गया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आदमी कोमा में चला जाता है, डिजीनेस का शिकार हो जाता है, आंख के सामने धुंधला हो जाता है, छा जाता है, आदमी फेंट कर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, थकान होता है, वीकनेस होता है, माने कमजोरी, हाई फीवर हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो जाती है, सर दर्द होने लगता है, मसल क्रैम्प करने लगता है, शरीर में डिहाइड्रेशन माने नमी की कमी हो जाती है, आदमी बहुत तेजी से स्वेटिंग माने उसमें पसीना बहुत ज्यादा बहने लगता है और जिसके कारण से डिहाइड्रेशन का खतरा हो जाता है। लेकिन हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है? जो सबसे पुअरेस्ट लोग हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं। फसल बर्बाद हो जाती है और किसान इससे सबसे ज्यादा तबाह हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीविकोपार्जन के साधन समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, हीट वेव से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो जैसे स्कूल या कॉलेज को रीशेड्यूल करना, सुबह में ही खोलिए ताकि जब 12 से लेकर 3 बजे का जो एक्सट्रीम पीरियड होता है उससे बचा जा सके। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ों को रोपना ताकि छायादार पेड़ का आश्रय लोगों को मिल सके, रोडों के किनारे खास करके। जब हीट वेव का समय होता है तो यह जरूरी है कि ठंडे पदार्थों का सेवन किया जाए, अल्कोहल, चाय, कॉफी पदार्थों से बचा जाए, उनका सेवन नहीं किया जाए क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन होने का ज्यादा खतरा होता है। जो शहरों में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते रहते हैं, मकान निर्माण के कार्य, उसको रीशेड्यूल और रेगुलेट करने की आवश्यकता है ताकि मजदूर सुबह में ही काम कर सके और 11-12 बजे का जब समय हो तो काम बंद करके घर चला जाए, ताकि वो हीट स्ट्रोक से बच सके। हल्के फुल्के कपड़े पहनने की जरूरत है, अधिक से अधिक पानी पीने की जरूरत है। अगर प्यास नहीं भी लगे तब पर भी पानी पीने की जरूरत है ताकि शरीर में हमेशा नमी बना रहे। और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जो कार्बन उत्सर्जन हो रहे हैं, माने ग्रीन हाउस गैसेस जो उत्सर्जन हो रहे हैं, इमिशन हो रहा है, उसमें कमी लाने की आवश्यकता है। कोयला आधारित जो बिजली उत्पादन होता है उसको बंद करने की आवश्यकता है। उसके बदले में जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी गैस ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं और इनका टेम्परेचर बढ़ाने में, माने वायुमंडल के टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो सूरज की किरण है उसको अधिक मात्रा में ट्रैप कर लेते हैं और जिसके कारण से जब रेडिएशन नहीं हो पाता है पृथ्वी की सतह से तो फिर पृथ्वी के सतह पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशन में अधिक से अधिक कटौती करने की आवश्यकता है कि हमारे देश के अधिकांश हिस्से में बहुत तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हालांकि सरकार ने वन लगाने के लिए, फॉरेस्टेशन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया है और उसमें बढ़ोतरी भी हुई है और लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 10-15 सालों में, जहां पर कि 22% एरिया में हमारे देश में जंगल था, अब लगभग 24% एरिया में जंगल हो गया है। लेकिन उसे 33% तक बढ़ाने की आवश्यकता है और यह भी कोशिश करना है कि अनावश्यक रूप से पेड़ों को कटने से बचाया जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर अपने कमेंट्स को लिखें। मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डिटेल में अंग्रेजी में लिखा है, आप उसको पढ़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला अफजाई करिए। थैंक यू।